हाँ जी बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून बच्चों, की हाल है? सब मौत बाहर है। आज हम लोग डाउट सेशंस की बात करी थी, 15 दिसंबर को कमिटमेंट करी थी, तो आप लोगों के डाउट आए हैं मेरे पास। ऑलमोस्ट डाउट मैं आपके साथ क्लियर कर चुका हूँ ऑन द स्पॉट, क्योंकि बहुत छोटे छोटे माइनर माइनर से डाउट आए थे आप लोगों के। वैसे मैं साथ ही साथ डाउट क्लियर करते जा रहा हूँ, बट कुछ डाउट्स, बहुत कॉमन डाउट्स आए हैं, मुझे लगता है वो आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। तो मैंने वो कॉमन डाउट्स का एक लिस्ट बना ली है और उन्हीं डाउट्स को आपको डिस्कस कर देता हूँ। बाकी इनके अलावा भी अगर आपके कोई भी डाउट है, ये मतलब नहीं है कि डाउट सेशन यहाँ पे खत्म हो गया तो सर आप कोई डाउट नहीं लेंगे, नहीं, आप आराम से मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज डाल सकते हैं, जो भी डाउट है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कुछ बातें हम एग्जाम से रिलेटेड भी कर लेंगे कि हमारी स्ट्रैटेजी वगैरह क्या होगी। ठीक है, चलो। सबसे पहला मैं कुछ कॉमन डाउट्स ले लेता हूँ। तो मेरे पास सबसे पहला जो डाउट आ रहा है वो आ रहा है प्रेफरेंस शेयर्स के रिडेम्पशन चैप्टर से। रिडेम्पशन चैप्टर से डाउट क्या आ रहा है कि सर जब हम शेयर्स को रिडीम करते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करते हैं, तो हमारे पास सेक्शन 55 ऑप्शन देता है कि हम नए शेयर इशू कर सकते हैं या नया इशू निकाल सकते हैं। तो क्या उस इशू में हम इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर को तो यूज कर ही सकते हैं, अगर क्वेश्चन में डिवेंचर इशू भी दे रखा है तो क्या उसे यूज कर सकते हैं? तो मेरा आंसर है इज नो। ठीक है, सेक्शन 55 सिर्फ अलाउ करता है शेयर्स का इशू, तो शेयर इक्विटी भी हो सकते हैं, प्रेफरेंस भी हो सकते हैं, बट डिवेंचर इशू सीआरआर की कैलकुलेशन के लिए, प्रेफरेंस शेयर को रिडेम्पशन करने के लिए आप यूज नहीं कर सकते हो। ओके, गॉट इट? यस सर। दूसरा, इसी चैप्टर से एक और डाउट है कि सर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का क्या लफड़ा है सेक्शन यहाँ पर रिडेम्पशन करने के लिए। तो मेरे बच्चे सेक्शन 52 अगर आप देखोगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज बताता है कि आप प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हो, बट अगर आपकी कंपनी सेक्शन 133 फॉलो कर रही है, इन डेज लगा रही है, तो उस केस में आपको सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट अवेलेबल टू राइट ऑफ द प्रीमियम ऑन प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन। तो जो भी प्रीमियम रिडेम्पशन पे पेबल है उसको राइट ऑफ करने के लिए आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अवेलेबल नहीं होगा। ओके सर, ठीक है, ये बात है। तीसरा, एक कॉस्टिंग से डाउट आया है मेरे बच्चे का कि मार्जिनल कॉस्टिंग जो है सर, उसमें आप जो वैल्यूएशन करते हो क्लोजिंग स्टॉक की, वो आप कॉस्ट पे तो करते हो, बट कॉस्ट कौन सी? क्लोजिंग, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट? तो आंसर इज सर वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग का रेलिवेंट डिसीजन होता है, दैट मींस वेरिएबल कॉस्टिंग बोलते हैं, वहां पे हम हर चीज डिसाइड कैसे करते हैं? वेरिएबल कॉस्टिंग पे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती है तो वहां पे टोटल कॉस्ट से डिसाइड करते हैं। ओके, ठीक है सर। कुछ बच्चों का डाउट आया है इशॉप से, इंडियस 102 से, शेयर बेस्ड पेमेंट से। वो कहते हैं कि सर ये वेस्टिंग पीरियड और लॉक इन पीरियड का मतलब क्या है? तो सर वेस्टिंग पीरियड का मतलब होता है कि आपको जितने टाइम की सर्विस देनी है, कंपनी ने बोला है कि सपोज आपको 2 साल हमारे पास वर्क करना पड़ेगा, तो हम आपको ऑप्शन देंगे कि आप इस एक्सरसाइज प्राइस पे शेयर को खरीद सकते हो। तो वो जो 2 साल आपको वर्किंग करना पड़ेगा, जो कंडीशन आपको लगाई गई है कि वो कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी इस पीरियड के अंदर, वो पीरियड क्या होता है? वेस्टिंग पीरियड। वो कंडीशन क्या होती है? वेस्टिंग कंडीशन। जैसे ही आप वो पीरियड कंप्लीट कर लेते हो या वो कंडीशन फुलफिल कर देते हो, दैट मीन्स यू आर एलिजिबल टू ऑप्ट स्कीम, कि भाई आप इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हो, आप शेयर्स को खरीद सकते हो। क्लियर है? लॉक इन पीरियड क्या है? एक बार आपने शेयर खरीद लिया तो कई बार कंपनी आपको कंडीशन लगा देती है कि आप इन शेयर्स को इमीडिएटली सेल नहीं कर सकते, आपके पास 1 साल तक का लॉक इन पीरियड है कि आपको 1 साल इन शेयर्स को होल्ड करना पड़ेगा, कि भैया एकदम से बेचने जाओगे, डिमांड सेल की वजह से कहीं शेयर प्राइस नीचे ना जाने लगे। क्लियर है? जैसे यस बैंक ने कहीं ना कहीं अपने शेयर होल्डर्स पे लगा रखी है कि भैया इतने टाइम तक आप नहीं सेल कर सकते हो, दैट मीन्स वो क्या है? लॉक इन पीरियड कंडीशन है। ओके, तो ये हमारा वेस्टिंग पीरियड है, लॉक इन पीरियड। इसी में एक बच्चे का और डाउट ये आ रहा है कि सर इशॉप के अंदर अगर हम वैल्यू निकाल रहे हैं, शेयर्स वैल्यू निकाल रहे हैं अपने ऑप्शन की, तो वहां पे मार्केट प्राइस उठाना है या फेयर वैल्यू उठानी है? सर देखो, अगर आपको क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू दी है खाली, तो मार्केट वैल्यू उठा लो, अगर फेयर वैल्यू दी है तो फेयर वैल्यू उठा लो, लेकिन दोनों दिए हैं तो सर आप उठाओगे फेयर वैल्यू। आप क्या उठाओगे? फेयर वैल्यू। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि सर मार्केट प्राइस ना आपका एक नॉर्मल शेयर का प्राइस है, लेकिन जब आप एम्प्लॉय को ऑप्शन देते हो तो वो शेयर कहीं ना कहीं लॉक इन कंडीशन लगी होती है, कोई कंडीशन लगी होती है जिसकी वजह से उस प्राइस की वैल्यू मार्केट प्राइस से कम होती है, दैट इज फेयर वैल्यू। क्लियर? तो आप उठाओगे फेयर वैल्यू। ओके सर, ठीक है। अंडर राइटिंग में एक और डाउट है सर, कॉमन डाउट है, दिस इज द लास्ट डाउट जो मुझे मिला, बाकी तो ऑलमोस्ट डाउट क्लियर हो चुके हैं। अंडर राइटिंग में डाउट है कि सर फर्म अंडर राइटिंग, जो अंडर राइटर अपने लिए शेयर्स अंडर राइट कर रहे हैं, वो फर्म अंडर राइटिंग को ट्रीट क्या करना है? आपको मार्क ट्रीट करना है या अनमार्क ट्रीट करना है? तो सर मेरे बच्चे बात क्लियर है, अगर आपको क्वेश्चंस क्लियरली बोल रहा है कि फर्म अंडर राइटिंग के शेयर्स को इंडिविजुअली अंडर राइटर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसका मतलब मार्क्ड है।
और अगर इंडिविजुअल बेनिफिट नहीं देना है तो इसका मतलब वो अनमार्क्ड बोल रहा है। और अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है तो आप अनमार्क्ड ट्रीट करोगे और उसे ग्रॉस लायबिलिटी रेशियोज में डिवाइड कर दोगे, उसी रेशियो में बेनिफिट दे दोगे पार्टनर को, और फिर जिसने जितना लिया था उसे लास्ट में उनकी नेट लायबिलिटी में ऐड कर दोगे ताकि आपकी नॉट टोटल लायबिलिटी आ जाए। क्लियर है? तो यही कुछ डाउट थे जो मेरे सामने अभी तक आए हैं, कॉमन डाउट थे, बाकी ऑलमोस्ट डाउट मैं क्लियर कर चुका हूं। आप और भी डाउट आगे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका पेपर होने वाला है सीएमए का सर, उसमें एग्जाम्पशंस स्कोर करने का टारगेट करो। बहुत इजीली पेपर इजी पेपर आता है सीएमए का। और दूसरी चीज, आपके पास टाइम की कमी यहां पर नहीं होती, ठीक है। ऑलमोस्ट थ्योरी आती है, ज्यादा थ्योरी आती है, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल कम आ रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं दो चीजें याद रखनी है कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो आप अच्छे से रिवाइज करोगे, साथ में जो क्लास में मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उनको भी रिवाइज करोगे, और साथ ही साथ थोड़ा बहुत लॉ का पार्ट भी याद रखोगे, क्योंकि कंपनीज अकाउंट के अंदर कहीं ना कहीं कंपनीज लॉ का बहुत लेना देना है। क्लियर है? तो वो आपसे कंपनीज लॉ के बारे में पूछता है। क्लियर है? क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने से पहले एक बार देखेंगे, पहले आप वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे जो आपको आते हैं, आप 100% श्योर हो, चाहे वो कहीं से भी शुरू करो, कोई टेंशन नहीं है। फिर आप उन क्वेश्चंस को कोशिश करोगे जो आपके डाउट में है, ठीक है, जो आपके डाउट में है उनको ध्यान से दोगे। फिर आप उन क्वेश्चंस को तरफ ध्यान देना जो आपको नहीं आते हैं, उनमें भी देखना क्या पता आपको कोई क्वेश्चन का आंसर हिंट कर रहा हो। जबरदस्ती तुक्के मारने की जरूरत नहीं है, जय श्री राम नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, कोशिश करना है आपको कि 70 to 80, अगर आपको पेपर अच्छे से पूरा आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो 70 to 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। 80 से ज्यादा अगर आप जाओगे तो दिक्कत में भी आ सकते हो, तो एटलीस्ट मैं बोलूंगा 80 क्वेश्चंस तो आप अटेम्प्ट करो। ठीक है, 80 से ज्यादा नहीं, 70 से कम नहीं। क्लियर है? अगर आपको कॉन्फिडेंट है, और अगर कॉन्फिडेंट है कि सर मैं अच्छा कर सकता हूं, तो आप 80 से ऊपर भी जा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। बट हाँ, 80 जरूर ट्राई करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं 40 to 50 क्वेश्चंस तो बहुत इजीली आते होंगे। 10 से 15, 20, 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर आपको थोड़ा बहुत डाउट होगा कि सर नहीं, इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी। एमसीक्यू में प्लीज आपकी कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कैलकुलेट ठीक से करेंगे और क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन अगर हल्का सा भी घुमाया हुआ है तो उन्होंने ऑप्शंस में वो सारी पॉइंट गलतियां करी होंगी जो आप गलती कर सकते हो, वो सारी पॉसिबिलिटी बना के उन्होंने ऑप्शंस बनाए होंगे कि आपकी ये गलती होगी तो आपका ये आंसर आएगा, और आपका आंसर मैच आएगा तो आपको लगेगा ठीक है। क्लियर है? तो आप ध्यान से पहली बारी जब आप करोगे प्रॉपरली करोगे, स्पेशली कंसोलिडेशन हो गया, शेयर कैपिटल हो गया, डिबेंचर हो गया, कॉस्टिंग का मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया, बजटरी कॉस्टिंग हो गया, वैल्यूएशन हो गया, इंटेंजिबल एसेट्स का हो गया, ये सारे चैप्टर्स के एक बार जरूर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। आप जरूरी नहीं है कि आप कॉपी में पेन उठाओ और करना शुरू करो, आप कैलकुलेटर उठाओ और ऑडिट प्रोसेस लगाओ, मतलब आप क्वेश्चन देखो और कैलकुलेटर पे सॉल्व करो और देखो कि आप आंसर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। क्लियर है? हर टॉपिक से एक दो क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओ और आप प्रैक्टिस करते जाओ। ठीक है, आज टारगेट बनाओ कि दिन में 3 से 4 चैप्टर में रिवाइज कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आप तो एग्जाम सर पे आने वाला है, तो आप कोशिश करना कि एग्जाम टाइम में आप एक भी क्वेश्चन हाथ से ना करो, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करो। ठीक है, थ्योरी आपको रिवाइज करनी है, इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, उससे बेस्ट आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप वहां से एक रीडिंग जरूर लेंगे, क्योंकि आपके पास क्वेश्चंस थ्योरी में एएस और नेशनल एंड इंटरनेशनल अथॉरिटीज से क्वेश्चंस आते हैं 3 से 4। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही करेंगे, और बाकी जो भी आप डाउट हैं वो आप मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको पता ही है, नहीं पता है तो 9643146105 ये नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। आज के लिए इतना ही करेंगे, और बाकी गुड लक फॉर योर एग्जाम। जो भी डाउट है एग्जाम से पहले आप मुझसे क्लियर कर लीजिए। ठीक है, रिप्लाई अगर लेट आता है तो लेट आएगा, लेकिन आएगा जरूर। क्लियर है? थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, एंजॉय, और मिलते हैं जल्दी। बाय बाय बच्चों।